11 वर्षों में जो एक विकास की गति इसकी चर्चा देश का हर नागरिक कर रहा है। नायब सिंह सैनी पंचकुला दौरे पर हैं और इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। सीएम सैनी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के पूरे हो रहे 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचकुला दौरा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जहां पंचकमल कार्यालय से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। इसको भी हम सब जानते हैं। हमने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक
जोड़कर इतिहास रचा है। इसको पूरी दुनिया जानती है। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। इससे हम सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के इन 11 वर्षों के कालखंड में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का ये भारत पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसको भी एक बड़ी उपलब्धि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। जब हम वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी और किस प्रकार से हिचकोले ले रही थी, इसको पूरा देश का हर नागरिक जानता है। लोगों के अंदर इसका भी भय था, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। परंतु ऐसे समय में देश के लोगों ने एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी बताते हुए कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग निर्यात अगर हम देखें देश के अंदर 2014-15 में ये 73 बिलियन था, 73 बिलियन डॉलर था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके 117 बिलियन डॉलर हो गया है। इस गति से ये निर्यात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा। अगर हम भारत रक्षा निर्यात की बात करें 2014 से ये 34 गुना ज़्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। रक्षा निर्यात 2023-24-25 में ये बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया हो गया है। जबकि अगर हम देखें 2014-16 के अंदर अगर हम ये ध्यान करें तो ये मात्र 1,521 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ये देश के लिए एक गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि देश किस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछले
10 वित्तीय वर्षों में भारत में लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जबकि वर्ष 2000 से 2014 तक यह 323 अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कठोर कदमों से समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा कर रही है। भाइयों, हमारे देश के ही इस प्रकार के अर्थशास्त्री थे जो ये बात बोलते थे, जिन्होंने संसद के पटल के ऊपर भी खड़े होकर के बात कही कि यहाँ अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे यूपीआई का उपयोग करेंगे, कैसे वो डिजिटल लेन देन करेंगे, इसका मजाक बनाया गया। परंतु आज पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। इस मॉडल की, डिजिटल भुगतान की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई गई हैं। हम देखते हैं, चाहे यूपीआई हो या भीम ऐप हो, लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक रेडी वाला व्यक्ति भी इस डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहा है। ये हमारे देश की, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल ये भुगतान की एक जब पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उसका प्रमाण है। हम सब ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में केवल देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं संभाला, बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की भी सहायता करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब जानते हैं। और मुझे ये कहते हुए, बताते हुए कि इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जो देश के लिए एक नासूर बनी हुई थी, एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण से देश आतंकवाद की आग में झुलसता रहता था और वहाँ के लोगों को वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और देश पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े इस फैसले से धारा 370, 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी हाल ही में ही हम जब देखते हैं कि एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, अभी की बात है, हम सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश को वो जोड़ने का काम किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का एक नया द्वार लद्दाख के लिए खोलने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो आज़ादी के बाद जो लद्दाख विकास से अछूता था, वहाँ के लोग इस बात का लंबे समय से आवाज़ को बुलंद कर रहे थे कि हमें अलग टेरिटरी या यूटी राज्य बनाया जाए। परंतु अपनी
राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश और ले उसको भुगत रहा था, परंतु मोदी जी ने आकर के जहां 370 धारा और 35A को हटाने का काम किया है, वहीं दूसरे स्थान पर ले को यूटी राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाने का काम भी केंद्र शासित प्रदेश बना करके एक नया विकास का द्वार खोलने का काम किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहाँ पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है, ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है, इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब जानते हैं कि हमारे संतों की, ऋषियों की ये उत्पत्ति थी और आज पूरी दुनिया इस योगा के साथ जुड़ी हुई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएनओ में ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। ये इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। 11 वर्षों के अंदर जो भारत विश्व गुरु की तरफ ये बढ़ रहा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हो रहा है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन, हम सब जानते हैं लंबे समय से हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस बात को लेकर के वो आवाज़ को बुलंद करते रहते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिले, परंतु लंबे समय से वो लोग
अपनी मांग को रखते रहते थे, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 11 वर्षों में ही नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अनेक युग क्रांतिकारी कदम ये उठाए गए हैं, जिसका लाभ देश को मिला है। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो हुआ है, जिसकी आज चर्चा हर व्यक्ति करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र ने देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इस बात को भी हम सब जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों की चर्चा की है। उन्होंने 4 स्तंभ इसके बताए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये 4 स्तंभ हैं, जिनकी चर्चा उन्होंने कहा है कि अगर हमने विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इनके बारे में 4 स्तंभों के बारे में विचार करना पड़ेगा, इनको विकसित करना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। इनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, गरीब, किसान, महिला और युवा, इसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि जब तक हम इनको विकसित नहीं कर पाएंगे तो हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमने इनको विकसित करना होगा और देश के ये विकसित भारत के 4 स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं, देश का हर व्यक्ति इस बात से परिचित है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित वर्ग का कल्याण रही हैं। जितनी भी नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में चलाई हैं, उसका लाभ गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उसके घर तक लाभ पहुंचाने का काम इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी नीतियां रही हैं। पिछले 11 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका विकास किया गया है, उनको एक अवसर आदरणीय मोदी जी की नीतियों ने दिया है, तो वो उस गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने की योजना निरंतर जारी है। इस बात को हम सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। हम देखते हैं हरियाणा के अंदर, हम सब जानते भी हैं, जब दक्षिणी हरियाणा के अंदर हम जाते थे, हमारी माताएं बहनें पीने का पानी 1.5, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके वो घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। एक बड़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ता था, परंतु आज तक उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उस मटके को हमारी माताएं बहनें सिर पर दूर से लेकर के ना आए, उनके घर में ही स्वच्छ जल मिले, ये व्यवस्था ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इससे हमारी माताओं बहनों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव। 15 करोड़ घरों में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हम ये भी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर सर के ऊपर छत देना हमारी सरकार का दायित्व है, और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन 11 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को उसको अपना मकान मिले, उसके सर के ऊपर भी छत हो, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर छत आती है तो उसका एक सपना पूरा होता है, वो अपने आप को एक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों में वो ऊर्जा पिछले 11 वर्षों में भरने का काम किया है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके उनके सर के ऊपर छत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनको पक्का घर मिला है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो समाज के साथ मिलकर के और समाज को जागरूक करके, उनको अवेयर करके देश को सशक्त और मजबूत बनाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस बात की कल्पना कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केवल ये एक सरकारी योजना नहीं थी, ये बल्कि एक जन आंदोलन बना है। हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है 11 वर्षों के अंदर हर व्यक्ति स्वच्छ भारत के प्रति अवेयर हुआ, जागरूक हुआ है। आज हर व्यक्ति स्वच्छता को अपना प्रथम आदर्श मानता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाया है, और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो बड़ा काम किया है कि जिसकी आज तक कल्पना भी नहीं की गई, जिसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें शाम को सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जब सूरज ढलता था तब वो बाहर जाती थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर शौचालय बना करके उन माताओं बहनों के विश्वास को एक बड़ा किया है, उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए कि देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ताकि देश भी खुले में शौच से मुक्त हुआ है। कई बीमारियां भी इससे दूर हुई हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को एक सम्मान और सुरक्षा मिली है। हम सब ये जानते हैं कि जब कोरोना का कालखंड आता है, उस समय के अंदर जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं उनके कारोबार बंद हो गए थे, क्योंकि देश के अंदर ऐसे एक व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहा था, जिसने ये चिंता की कि रेडी फड़ी वाले का कारोबार बंद ना हो, उसको मजबूती से, क्योंकि कारोबार रुके हैं, उसका सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ाया है, वो गड़बड़ाए ना, उसको मजबूती से संबल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर जब कोरोना का कालखंड आता है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेडी फड़ी वालों को आर्थिक बल देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हम सब के लिए ये गर्व की बात है और देश के लोग इस बात को जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है, चाहे स्टैंड अप योजना हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टैंड अप योजना के तहत हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2,74,000 लाभार्थियों को 14,700 करोड़ रुपए के से भी ज़्यादा के लोन दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पिछले 11 वर्षों में किया है। यह योजना उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाकर कमजोर वर्गों को सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की इस नीति ने किया है। इसका लाभ देश के हमारे युवाओं ने उठाया है स्टैंड अप योजना के माध्यम से। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
इस भारत में युवा भारत के सपनों को पंख देने का और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें ये भी गर्व की बात है हम सब के लिए कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले हम देखते थे इस प्रकार की देश के अंदर स्थिति थी। ये लंबे समय से स्थिति बनी हुई थी। ये लंबे समय से देश 55 साल तो एक ही दल का, एक ही परिवार का शासन रहा है। आजादी के बाद 2014 से पहले देश के गरीब व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। अधिकार भी कैसे होता? गरीब व्यक्ति को अगर कोई जरूरत पड़ जाती थी कि खाता बैंक में खुलवाना है और वो बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाता था, तो सबसे पहले उसको इस बात के लिए बोलते थे कि आप दो जिन लोगों के बैंक में खाते हैं उनके सिग्नेचर करवा करके लेकर के आओ, तब आपका खाता खुलेगा। और जब ये पता चल जाता था किसी व्यक्ति को कि ये गरीब व्यक्ति है, उसको मना भी कर देते थे कि भाई आपके हम सहन नहीं करते। कितना अपमान गरीब व्यक्ति को आजादी के बाद सहन करना पड़ता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उस गरीब व्यक्ति को वो सर ऊंचा करके जी सके, वो अपमान न सहन करना उसको पड़े। आदरणीय मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वो लेकर के आए और जीरो बैलेंस के ऊपर देश में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उनको जो देश और प्रदेश की योजनाएं चलती है उनके साथ जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सम्मान दिया है। मुझे ये भी खुशी है इन्हीं 11 वर्षों में किस प्रकार से ये भारत मजबूत और सशक्त हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नहीं तो बीमा कराना एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत भारी दिक्कत होती थी। वो बीमा ही नहीं करा पाता था, कोई एक्सीडेंट हो जाता था या कोई दुर्घटना हो जाती थी, परिवार को उसका सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता था। कई बार तो अगर जो प्रिंसिपल व्यक्ति होता था, जो मेन व्यक्ति परिवार का होता था, अगर वो चला जाता था, परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। उसकी चिंता नहीं की। उसकी चिंता अगर किसी ने की है इन 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके माध्यम से देश के 51 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ जोड़ करके सुरक्षित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन लोगों को बीमा से पंजीकरण करने का काम इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये गरीब व्यक्ति के लिए सब योजनाएं इन 11 वर्षों के अंदर ये सशक्त और मजबूत भारत हुआ। और हमने कहा है कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसका ये मेन कारण इन योजनाओं के साथ जुड़ करके एक एक व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के 24 करोड़ लोगों को इस बीमा योजना के साथ जोड़ने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। नहीं तो हम ये भी देखते थे पिछड़े वर्ग का वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे। पिछड़े वर्ग को पूर्व की सरकारें, 2014 से पहले की सरकारें, उनको रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। हम जानते हैं जब उनके हक की बात आती थी, उन दल के बड़े नेता जो देश का नेतृत्व करते थे,
लोकसभा के पटल के ऊपर खड़े होकर के उसका विरोध करते थे कि उनको सुविधाएं ना मिले पिछड़े वर्ग को, पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रहे, ये उनकी सोच थी। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति का उत्थान किया, पिछड़े को अगड़े में लाने का काम इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का काम, जो लंबे समय से पिछड़ा वर्ग इसकी मांग कर रहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग बने, उसको संवैधानिक शक्तियां मिले, ये काम भी अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन होता है तो इसको संवैधानिक शक्तियां ही नहीं, 27% के आरक्षण का पिछड़े वर्ग को वो सुनिश्चित किया जाता है, उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। आज हमें खुशी है कि आज पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नीट के अंदर हो, MBBS के अंदर हो, MBBS MD के अंदर हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के वेंचर कैपिटल फंड बना करके उसके लिए अलग फंड का इंतजाम करके पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के अंदर लाने का काम भी इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस प्रकार से सशक्त और मजबूत और पिछड़ा वर्ग को अगड़ा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियां थी उनको डी-नोटिफाई करके राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों में किया, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, जिनसे कोई बात भी नहीं करता था। ऐसी स्थिति थी कि जो ये हमारे घुमंतु अर्धघुमंतु जाति के लोग हैं, अगर ये किसी पूर्व की सरकारों में तो ऐसी हालात थे कि अगर उनके पास कोई काम के लिए भी चले जाते थे, मंत्री मुख्यमंत्री तो मिलने की दूर, उनके करंदे ही चढ़ा देते, कहा तेरे मते पसीने की बदबू है भैया, बाहर काट देते। ऐसी स्थिति थी। परंतु आज उस अंतिम पायदान के ऊपर खड़े हुए गरीब व्यक्ति के उत्थान की चिंता अगर किसी ने की है, इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। उस राष्ट्रीय आयोग का गठन का भी काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम ये भी जानते हैं कि उच्च शिक्षा में जो EWS कोटा लागू किया है 10% का, हम सब जानते हैं OBC हो और EWS के लिए मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटा सीटों में भी आरक्षण लागू करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस मजबूती से ये भारत सशक्त और मजबूत हुआ है। आज हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज 11 वर्षों का ये उत्सव पूरा देश मना रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कौन नहीं जानता, देश का हर नागरिक जानता है। और गरीब व्यक्ति के पहुंच से तो बहुत दूर गैस का सिलेंडर था। वो तो अमीर की रसोई के अंदर गैस सिलेंडर देख करके फोटो खिंचवा लेता था कि वही गैस के सिलेंडर की फोटो है, परंतु उसकी सुविधा ये पूर्व की सरकारों में नहीं हुई। दिल भरता है कि किस प्रकार से देश का पूर्व की सरकारों में शोषण हुआ है, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ है। उनको आगे बढ़ाने की चिंता नहीं की गई, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं बहनों की चिंता की गई जिनके घर में आज तक गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा था, गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 10 करोड़ 33 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए।
उस माता बहन की चिंता की गई जो धुएं में अपने परिवार को खाना बना करके देती थी। उसके फेफड़े खराब हो जाते थे, वो जल्दी बीमार हो जाती थी। परंतु ये चिंता अगर कोई करने वाला आया है, आजादी के बाद नरेंद्र मोदी आया है और उसने उन माताओं बहनों की, गरीब परिवार की चिंता की है। 10 करोड़ 33 लाख बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए, हम सब जानते हैं 2014 से पहले हमारे जागरूक पत्रकार बैठे हैं, आपसे ही हमें पता लगता था, आप ही जब कोई हेडलाइन लिखते थे उससे ही पता लगता था कि पैसे के अभाव के कारण मां ने अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ करके चली गई। इस प्रकार की हेडलाइनें ये 2014 से पहले आप लोग ही लिखते थे, पूरा देश जानता था। गरीब व्यक्ति को इलाज कराना असंभव था, गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। पैसे के अभाव के कारण गरीब व्यक्ति परिवार से बिछड़ जाता था। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है। परंतु अगर कोई गरीब व्यक्ति इलाज कराता था, या तो अपनी उसको जमीन बेचनी पड़ती थी, या माता के गहने बेचने पड़ते थे, अपना मकान बेचना पड़ता था, या बैंक से कर्ज लेना पड़ता था। तब गरीब व्यक्ति इलाज कराने की सोचता था, परंतु पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछड़ जाता था। इसकी चिंता नहीं हुई। कितना महंगा इलाज था, हम सब जानते हैं। डॉक्टर ये बात बोलता था कि अगर गरीब व्यक्ति को ये पता चल जाता था कि आपको हार्ट की दिक्कत है, आपका स्टंट डलेगा, डॉक्टर सबसे पहले जब वो गरीब व्यक्ति जाता था ये बात बोलता था कि पहले 3 लाख रुपए जमा करा, ये बात बोलता था उसको, तब आपका स्टंट डलेगा। परंतु ये सम्मान गरीब व्यक्ति को अगर देने का काम किसी ने किया है, इन 11 वर्षों में उस गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना ला करके मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 77 करोड़ से भी अधिक लोग जो 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता नहीं है। आज किसी के दर पर जाकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज गरीब व्यक्ति अपना सर सम्मान से ऊंचा करके हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया इन्हीं 11 वर्षों में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी 20 लाख लोगों ने इस आयुष्मान और चिरायु योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसके ऊपर 2,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज का दिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें भी सुकून मिलता है कि गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ सशक्त और मजबूत कर रही हैं। नहीं तो बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, आज बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति नहीं जाता है। ये हम सब पूरा देश जानता है। ये अगर संभव हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण संभव हुआ है। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना कि जो गरीब व्यक्ति को हम 300 यूनिट तक बिजली उसको फ्री में करेंगे, 2 किलोवाट का उसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा कर योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और मुझे खुशी है कि जो ये टारगेट दिया गया, ये टारगेट हरियाणा के अंदर हमें 2 लाख घरों की छतों के ऊपर ये मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत हमने, ये खुशी है बताते हुए, 17,000 परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को जीरो करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आइए ऐसी योजनाएं जो गरीब के जीवन को
बदलने का काम कर रही है, जो गरीब को एक संबल सशक्त करने का काम ये योजनाएं कर रही हैं, और ये इन्हीं 11 वर्षों में संभव हुआ है। इसको हर व्यक्ति जानता है। मुझे ये भी खुशी है कि इस लक्ष्य के तहत देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम वो किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। मुझे ये भी खुशी है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र के बीच में मैं आज बैठा हूँ, कि आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये संख्याएं नहीं है, ये धरातल पर उतरे हैं, गरीब व्यक्ति तक पहुँची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुँचा है, बल्कि 1 करोड़ भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है जो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। और ये भी 11 वर्षों के अंदर हुआ है। हमारे जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों को तो मजाक लगता है, विपक्षी दल अपने समय के अंदर नहीं कर पाए, कोई उनको समय कम नहीं दिया गया। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, और इस लोकतंत्र के अंदर देश प्रदेश के लोग व्यक्ति का चुनाव 5 वर्ष के लिए करते हैं। 5 वर्ष में अपना बेस्ट देना होता है। ये 55 साल में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। ये 11 वर्ष की ये आंकड़ों की संख्याएं नहीं है जिसकी मैंने चर्चा की है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है जो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। यह मोदी जी के उस संवेदना को दर्शाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस संवेदना को दर्शाता है जो वे गरीब के प्रति रखते हैं। उनके मन में पीड़ा है, आदरणीय मोदी जी के मन में पीड़ा है कि हम कैसे गरीब व्यक्ति का उत्थान और उसको सशक्त और मजबूत कर सकें। आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने ये एक विचार दिया था कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को साकार करने का काम गति से किया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। ये 11 वर्ष ये सशक्त भारत हुआ है। अगर हम इन्हीं 11 वर्षों में किसान कल्याण की बात करें, किसान कल्याण के अंदर अन्नदाता की आय को बढ़ाना, आप सब जानते हैं किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, किस प्रकार से हमारे भोले भाले किसानों को उनको गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारे किसान समझते हैं मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान संपन्न और खुशहाल हो सकता है। 55 वर्षों तक कांग्रेस ने भाइयों उनके उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जिससे कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। इस प्रकार का तो दुष्प्रचार करते रहे हैं हमारे विपक्षी साथी, ये दुष्प्रचार करते रहे हैं जब मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक के रूप में बने कि किसान की हालत खराब। भाई ये हालत किसने खराब की? 11 वर्षों में तो किसान सशक्त और संपन्न हुआ है, खुशहाल हुआ है। अभी किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि मोदी एमएसपी को बंद कर देगा। मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, उन लोगों को बताना चाहता हूं जो किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते थे और किसान का वोट लेकर के उसका शोषण करते रहे। एक भी वर्ग नहीं छोड़ा। अरे किसी के ऊपर तो दया कर लेते, एक भी वर्ग के ऊपर दया नहीं की। दया अगर की, अपने परिवार के ऊपर दया की, देश के ऊपर कोई दया नहीं की। ये हालात कांग्रेस के रहे हैं। अन्नदाता की आय को बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि मेरे किसान का खर्चा कम हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले। इस सोच को लेकर के एक एक योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के साथ जोड़ी है, जोड़ करके लाभ पहुंचाया है। खाली योजना नहीं बनी, बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं देना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी जी ने बीज से बाजार तक किसान को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। हम सब जानते हैं, जो ये विपक्ष के लोग बात करते हैं 2013-14 अगर हम बात करें, ये तो आंकड़ों के साथ है। मैंने कहा है कि हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। ये भारत, ये मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर सशक्त और मजबूत हुआ।
ये तो खाली गाल बजा देते हैं, ट्वीट कर देते हैं और घर के अंदर बैठ जाते हैं जा करके। ऐसा नहीं है। ये 11 वर्षों की कहानी, आंकड़े हैं। ये कोई गरीब व्यक्ति के जीवन में, किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मैं अगर उनकी बात करूं, 2013-14 में देश के अंदर कृषि का जो बजट था वो मात्र 27,663 करोड़ रुपए था। ये तो आंकड़ों के साथ है। उनको बताना भी चाहिए कि आप 55 साल तक एक क्षेत्र आपने शासन किया है। 55 सालों में क्या मेरे किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए ये 27,663 करोड़ रुपए काफी थे? यह बताने का काम करें। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर किस प्रकार से मेरे किसान के जीवन में बदलाव लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हम सब जानते हैं। मोदी जी ने किया है। ये उत्सव की बात मैं तभी कर रहा हूं कि ये पूरा देश आज 11 वर्ष का ये उत्सव मना रहा है। ये एक उत्सव के रूप में, एक महोत्सव मना रहा है। हम सब जानते हैं 2025-26 में ये जो कांग्रेस के समय के अंदर ये 27,663 करोड़ रुपए किसान का कृषि बजट था, ये बढ़ करके 1,37,757 करोड़ रुपया करने का काम इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। एक बड़ा बदलाव किसान के जीवन में लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम देखते हैं कि कृषि बजट में ये 5 गुना बढ़ोतरी इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने की है। 5 गुना ज्यादा। ये हमें इस बात को समझना होगा। और ये 11 सालों की नरेंद्र मोदी जी की विकास की गाथा है। ये विकसित राष्ट्र वैसे नहीं बना। ये 11वें स्थान से 4थे स्थान के ऊपर आया है। ये वैसे नहीं आया। हर व्यक्ति के, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव लाने का काम ये सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं कि लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। उनका 10 वर्ष के कार्यकाल की बढ़ोतरी एमएसपी की, मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र बैठे हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि उनका जो 10 वर्ष का कार्यकाल था वो किस रेशो से किसान का एमएसपी बढ़ाते थे उसको, और जो इन 10 वर्षों के अंदर, 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को लगातार हर वर्ष एमएसपी बढ़ा करके दिया है, उसका दोनों का आंकलन करना चाहिए। फिर कम से कम पूछ भी लेना चाहिए भाई किसी को, कहते भाई थम कहाँ थे, एमएसपी बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाए, कहते तो मिल गया बड़का, ये पूछना चाहिए। एक किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का पूरे हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जनता की तरफ से सहृदय उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 11 वर्षों में जो किसान की तस्वीर बदलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने फसल लागत का 50% से अधिक एमएसपी किसानों को कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं किसानों के साथ जोड़ी है ताकि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक किसी ने नहीं सोचा भाई, ये तो उनके समय के अंदर ऐसी स्थिति थी, अगर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के पास पहुंच नहीं हुआ थी, किसान की जेब में नहीं जाती, उनकी जेब में चली जाती, ऐसी स्थिति थी। किसान तो वहीं रहता था, किसी और के पास लाभ पहुंच जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से देश के इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया हर 4 महीने के बाद डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और मुझे गर्व है बताते हुए कि 19 किस्तें इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है।
और इसके तहत 3,70,000 करोड़ रुपया सीधा डायरेक्ट किसान के पास भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कैसे सशक्त, कैसे मजबूत नहीं होगा? एक एक योजना ये हर वर्ग को सशक्त और मजबूत करने वाली योजना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप सब भी जानते थे, आप सब जानते थे कि किसानों की अगर फसल का खराबा हो जाता था, इनकी सरकार की बात कर रहा हूँ, और पूरा मालूम है, पटवारी जाता था, कहीं ओले पड़ गए, जिस खेत में ओले पड़ गए उसका तो लिखा नहीं जाता, किसी और का लिखा जाता, बैठता वहाँ से किसी के घर बैठकर अपना लिखा, वहीं सारे गांव की यहाँ खराबा हो गया, 2-4 का लिखा आ जाता था। और फिर उनके साथ भी क्या मजाक करते थे लोग, मान ले चलो भाई किसी का खराबा हुआ, उसको तो पैसा दिया नहीं है इन्होंने, परंतु जिसका नहीं हुआ उसके साथ भी मजाक करते थे। मजाक कैसा करते थे? 2 रुपए का चेक पकड़ा देते, 5 रुपए का पकड़ा देते। ये हालात थे इनके, किस प्रकार से अपमानित करते थे किसान को, उनको खराबे का मुआवजा नहीं मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक योजनाबद्ध तरीके से, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होता है, इस फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपया किसानों को उसके फसल के खराबे का पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर अगर आंकलन करें, हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, कांग्रेस का 10 वर्ष, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर 1155 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का भेजने का काम किया है। और हमारी डबल इंजन की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और आप सब जानते भी हैं, हमने हरियाणा के अंदर अभी जो पिछली धान की फसल थी, वर्षा देर से आई, वर्षा देर से आने से मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए, इसकी चिंता अगर किसी ने की, ये नरेंद्र मोदी जी की तो सरकार है, किसान की चिंता करती है। 1,357 करोड़ रुपया 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। और अब की फसल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इस फसल गेहूं की फसल के अंदर क्योंकि तूफान आए, तूफान के कारण आगजनी की घटनाएं कई जगह घटी, हमने तुरंत आदेश दिए कि जहां जहां पर भी किसान की फसल जल गई है और नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए, और आंकलन करके 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में पहुंचाने का काम पहली बार अगर किसी सरकार ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। इसको हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसके तहत 2020-21 से ये शुरू की गई प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत 10,74,000 सोलर पंप, सौर पंप लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर किया है कि उनकी जो 5 HP या 10 HP की मोटर्स हैं उनको सौर पंप से जोड़ने का काम ये इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी गर्व है, इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हमारे देश के अंदर जो ई मंडियां, ई नाम के माध्यम से देश की 1,473 मंडियों को जोड़ा गया है, इसका लाभ भी हमारे किसानों को मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि चाहे डेयरी पालन हो और चाहे पशुपालन हो, डेयरी का या पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे पशुपालकों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की समय समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा पशुपालकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये प्रदान करने का
प्रावधान भी ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। इससे हमारा किसान सशक्त और मजबूत हुआ है और इसके तहत किसानों को 1 लाख रुपए के ऋण की सुविधा भी वो प्रदान की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2025-26 में केसीसी के तहत ऋण जो उसकी सीमा 3 लाख रुपए थी, ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको 5 लाख रुपए किया गया है। किसानों को जो 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनकी जमीन का परीक्षण करके उनको कार्ड वितरित किए गए हैं कि आपने कितनी मात्रा में खाद डालना है, कितनी मात्रा में डीएपी डालना है, कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड डालनी है, ये इसके बारे में उनका परीक्षण करके उनको बताने का काम ये किया है। 25 करोड़ किसानों को ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हम अगर देखें पिछले 11 वर्षों में शहद के निर्यात में भी 3 गुना ज़्यादा से अधिक वृद्धि हुई है। हमारे जो शहद के हमारा जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है उनको भी हमने सशक्त और मजबूत किया है ताकि वो भी सशक्त और मजबूत हों। उसको लेकर के भी हमने इसकी 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की है। मत्स्य पालन को भी हमने बढ़ावा दिया है। अलग अलग विभाग का मत्स्य पालन के अलग विभाग का भी गठन हमने किया है। देश में मत्स्य रिकॉर्ड 184 लाख टन ये इसका उत्पादन किया है, हमारे किसानों ने किया है। इस योजना के साथ मत्स्य पालन के साथ जोड़ करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। दुग्ध उत्पादन में अगर हम देखें 64% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 64%। हम सब जानते हैं किस गति से देश बदला, किस गति से व्यक्ति का परिवार बदला है, किस गति से व्यक्ति का वातावरण बदला है। दुग्ध उत्पादन के अंदर भी 64% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी ये हुई है। 14.6 करोड़ टन से बढ़कर ये 23.9 करोड़ टन पहुंच गया है। इसका भी लाभ हमारे किसानों को भी, जो गैर भूमि व्यक्ति है उसको भी इस योजना के साथ जोड़ करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किया है। ऑपरेशनल हम देखते हैं कि ऑपरेशनल जो मेगा फूड है, मेगा फूड पार्कों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। क्योंकि देश को अगर हम बारीक से बारीक स्थान की तरफ भी देखें, हर दिशा के अंदर भारत बदला है, मजबूती से बदला है। अगर हम ऑपरेशनल मेगा फूड पार्कों को उनको देखें तो उसमें भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से पहले 3 मेगा फूड पार्क थे और इन 11 वर्षों के अंदर 24 इनकी संख्या हो गई है। इतनी गति से ये भारत बदला है। हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में भी 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 20 गुना की बढ़ोतरी। ये जो बात करते हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगा, किस प्रकार से गुमराह करते थे। इनके समय के अंदर कितनी किसान पैदावार करता था मैं बताना चाहता हूं। 2013-14 में हमारे देश का किसान 12 लाख मीट्रिक टन वो उत्पादन करता था। आप सब जानते तो रिकॉर्ड के ऊपर बात है। और उसके कृषि बजट की भी मैंने बात की है, कितना बजट एलोकेट ये करते थे। मोदी जी ने कितना बड़ा बजट, 5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की है। ये हम सबको मालूम है, इन 11 वर्षों में हुई है। और अगर हम ये 2024-25 का रिकॉर्ड देखें, 2024-25 में ये बढ़ करके 242 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। 242 लाख मीट्रिक टन, कहाँ 12 लाख मीट्रिक टन, इतना बड़ा। क्योंकि एमएसपी भी बढ़ा करके दिया है, किसान की पैदावार भी बढ़ाई है, पैदावार भी ज़्यादा हुई है और उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदा है। दोनों तरफ से, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, किसान को मजबूत और सशक्त करने का काम
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर वो किया है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। तभी हम ये 11 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि नारी को सशक्त और मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, मोदी सरकार ने नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। आप सब 2014 से पहले की स्थिति आप अगर ध्यान करेंगे, 2014 के इन 11 वर्षों की स्थिति का आंकलन करेंगे, एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को नजर आएगा। और मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप जरूर उस आंकलन को दिखाना चाहिए, उस आंकलन के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसका अंतर नहीं बताएंगे तो देश के लोगों को ये पता लगना चाहिए। आप वो जागरूक ऐसी मीडिया, इस हमारी संवैधानिक पीठ का एक स्तंभ आप लोग हैं कि जो आम व्यक्ति को हर सूचना से अवगत कराने का काम करते हैं। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिला हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हों, या घर के काम में व्यस्त रहने वाली महिलाएं हों, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक मजबूत कदम उठाए हैं, हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें, असंतुलित लिंगानुपात एक बड़ी समस्या थी, इसकी तरफ ध्यान नहीं था। अगर ध्यान किसी ने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये 22 जनवरी 2015 पानीपत की वो ऐतिहासिक भूमि, जिस भूमि के ऊपर आकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। आत्मनिर्भर और सशक्त करने के विभिन्न कदम उठाए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ही पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की। इस स्कीम के तहत 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए और 18 वर्ष के बाद जब उस खाते से पैसा निकलेगा तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता नहीं है, तो वो उसके माध्यम से उसको लाभ मिलेगा और माँ बाप के ऊपर वजन नहीं होगा। ये योजना कन्या जो समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को सशक्त करने का काम किया है। हम देखते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में मातृ मृत्यु दर 80% वो कम हुई है, 80% कम हुई है, जो कि 2011-13 में मातृत्व मृत्यु दर 167 थी, जो 2023 के अंदर ये घट करके मात्र 80 रह गई है। कितना बड़ा बदलाव आया है, धीरे धीरे करके उसके अंदर बदलाव लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उद्यमिता के नए अवसर सृजित किए हैं, महिलाओं के लिए नए उद्यमिता के अवसर सृजित किए हैं, चाहे मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके। लाभार्थी हमारी बड़ी संख्या में महिलाओं की हैं, महिलाओं को ज़्यादा इस मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर किया गया है। और मुझे खुशी है कि बताते हुए कि मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ 38 लाख महिलाओं को 14,72 करोड़ रुपया इस मुद्रा ऋण के तहत दे करके उनको सशक्त और मजबूत किया गया है। और मुझे ये भी खुशी है कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने संसद और विधानसभा में महिलाओं की 33% की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसका लगातार विपक्ष विरोध करता रहा है। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है कि महिलाओं को वोट तो ले लेते थे, उनको अधिकार ना मिले, परंतु यह अधिकार भी देने का काम लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पारित करके आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इससे हमारी महिलाओं को राजनीति में भागीदारी को अभूतपूर्व इसको बढ़ाया गया है। मैं बताना चाहूँगा 2014 से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 10% होता था, 10% होता था। वोट तो ले लेते थे उनका, वोट लेकर के उनको अधिकार नहीं देते थे। इनकी जो सोच थी वो संकुचित सोच थी। आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर सशक्त और मजबूत किया है, तभी तो ये 11 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। रक्षा की सेवाओं में हम देखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा सेवाओं में हमारी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है, स्थायी कमीशन। सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश के लिए मंजूरी दी है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि बेटियों को अलग से सैनिक स्कूलों में उनको एडमिशन मिले, उसकी मंजूरी दी है। और सशस्त्र बलों में भी, एनडीए में भी महिला उम्मीदवारों के लिए प्रवेश खोले, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ताकि वो उसके अंदर आगे बढ़ सकें। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की अगर एलओसी के ऊपर हम देखते हैं, पहली बार हमारी महिला बहनें राइफल, सशस्त्र बल राइफल लेकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। ये अगर संभव हुआ है इन्हीं 11 वर्षों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। हम ये भी देखते हैं इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर पायलट बनी है तो हमारी देश की बेटियां बनी हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। हम ये भी जानते हैं चंद्रयान 3 हो, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम देने में हमारी 100 से अधिक महिलाओं ने इसमें जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर उतरा है, जो पहला विश्व का देश बना है, उसमें हमारी 100 से अधिक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इस चंद्रयान 3 मिशन के अंदर उसको अंजाम देने में थी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चाहे आईआईटी में महिलाओं के नामांकन में 2 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई हो, और वर्ष 2016 से पहले महिलाओं के नामांकन में जो प्रतिशत थी, जो प्रवेश लेने की दर थी, वो मात्र 8% थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर के 20% हो गई है। ये मोदी जी का सशक्त भारत है, महिलाओं को सशक्त करने की नीति और महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजना, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 3 करोड़ 98 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं
को 18,593 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंचाने का काम इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि देश में 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में गठित किया गया है और उनको सशक्त और मजबूत किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी, ये वो बात कर रही है। और लखपति दीदी में अगर हम हरियाणा के अंदर देखते हैं तो हमने जो टारगेट रखा था वो 5 लाख का टारगेट रखा था और 5 लाख में से 2.25 लाख बहनों को हमने इन 11 वर्षों के अंदर लखपति दीदी बनाने का काम किया है। किस गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम इन 11 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर बनाया गया है। मुझे खुशी है कि सार्वजनिक स्थानों पर चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, महिला हेल्पलाइन नंबरों की सक्रियता और त्वरितता न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है, ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। और चाहे हर जिले में 1 स्टॉप सेंटर सखी खोले गए हैं हर जिले के अंदर, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और हम सब जानते हैं कि अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, पहली बार इन 11 वर्षों के अंदर 33 से भी ज़्यादा महिला थाने खोले गए हैं, क्योंकि आज तक महिलाओं को अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार हो जाता था या उनका कोई शोषण हो जाता था तो अपनी बात को नहीं रख पाती थी। ये पहली बार है कि महिलाएं महिला थाने के अंदर आकर के प्रखरता से अपनी बात को रख सकती हैं। युवाओं की अगर हम बात करें, आदरणीय मोदी जी ने जो युवाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हम सब जानते हैं। मोदी सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और उन्हें रोजगार के नए अवसरों के साथ जोड़ने का वो विशेष ध्यान दिया है। हम सबको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को लेकर के देश में अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवाओं ने ही वो कर रहे हैं। चाहे स्किल इंडिया हो और चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, जैसी पहलों ने युवाओं में उद्यमी बनने और अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला वो दिया है। युवाओं की कैन डू की भावना को मोदी जी का अटूट समर्थन वो मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हम सब जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बाद ये देश जानता है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम ये भारत खड़ा हुआ है। तीसरा दुनिया का इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। देश में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, 17,60,000 से अधिक नौकरियां ये प्रदान कर चुका है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना होगा कि किस गति से ये भारत पिछले 11 वर्षों के अंदर बदला है, बढ़ा है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, 2020-21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को ये तैयार कर रही है। 3 दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बनाई गई है ताकि हमारे युवाओं को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। चाहे प्रधानमंत्री कौशल मिशन, कौशल विकास योजना के तहत 1,60,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। देश में 8 नए IIM स्थापित किए गए हैं और अब इनकी संख्या इन 11 वर्षों में बढ़कर के 21 हो गई है। हम सबको मालूम है देश में 7 नए IIT ये खोले गए हैं और अब इनकी संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। हम सब जानते हैं कि किस गति से ये भारत बढ़ा है।
देश में 15 नए एम्स खोले गए हैं और अब इनकी संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। अगर हम 2013-14 की बात करें तो मात्र देश के अंदर 4-5 एम्स थे। अटल जी के समय के अंदर उनकी संख्या बढ़ी थी, परंतु उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये गति से बढ़ी है। देश में 490 नए विश्वविद्यालय थे, अब इनकी संख्या बढ़कर के 1213 ये हो गई है। ये इन 11 वर्षों के अंदर है। हम सब जानते हैं कि जो मध्यम वर्ग, जो गरीब की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उनकी जो सोच है कि सभी का कल्याण हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, सभी का कल्याण हो और सभी की भलाई हो। मोदी जी की सरकार ने प्रत्येक भारतीय के जीवन में गुणवत्ता में अथक प्रयास किया है, ये हर व्यक्ति को मालूम है। हम ये भी देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करदाताओं को अब 12,75,000 रुपये तक की आय में पूरी रिटर्न टैक्स की, पूरी टैक्स की रिबेट दी गई है। इसको भी हम सब जानते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर देश में मेट्रो रेल सेवा 23 शहरों में शुरू की जा चुकी है, जबकि अगर हम 2014 के अंदर बात करें, 2014 के अंदर ये मात्र 5 शहरों में थी, जो अब देश के अंदर 23 शहरों को मेट्रो के साथ जोड़ने का काम, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि भारत नेट योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर 2,14,000 ग्राम पंचायतों को इन 11 वर्षों के अंदर जोड़ा गया है। इंटरनेट डाटा की कीमतें भी, पहले तो आप 2014 से पहले देखते थे इंटरनेट की कीमत कितनी थी, वो भी हम वहन नहीं कर पाते थे। इतना उसका हमारे ऊपर भार था, इतना महंगा था। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आज हम 2025 में बात करें, इंटरनेट की कीमतों में 97% की कमी आई है, 97% की। आप ये देख लो कि 100% जहाँ रेट लेते थे, आज मात्र 3% ही देना पड़ता है। कितनी बड़ी कमी उसके अंदर आई है, इसका लाभ भी देश के लोग उठा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि ऑपरेशन एयरपोर्ट की जो संख्या है वो भी बढ़ कर के देश के अंदर दोगुनी हुई है, और इसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो खाली शब्द नहीं है। मैंने कहा है कि ये मैं कहानी बता रहा हूँ, वो शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उसको सिद्ध किया है। आज आम व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। आज देश में 160 एयरपोर्ट 11 वर्षों के अंदर बने हैं, जबकि ये 2014 में अगर हम बात करें इनकी संख्या 74 थी, आज 160 है। किस गति से भारत बदला है, किस गति से मजबूत सशक्त हुआ है। उड़ान योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना चलाई, उसके तहत 1,50,00,000 से अधिक लोगों ने सस्ती हवाई सेवाओं का लाभ लिया है कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी जहाज से अपनी यात्रा कर सके। ये अगर अवसर किसी ने प्रदान किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं कल बात कर रहा था, कल हमने हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने की यात्रा शुरू की है। पत्रकार पूछ रहे थे मुझे कल, तो मैंने कहा था कि 2014 से पहले तो ऐसी स्थिति थी कि गरीब व्यक्ति या तो ऊपर उड़ते हुए को देख लेता था भी जहाज जा रहा है, या फिर अगर कहीं उसको मौका मिलता था एयरपोर्ट के नज़दीक जाने का तो दीवार के ऊपर से देखता था, अंदर नहीं जा सकता था गरीब व्यक्ति। ये पहली बार हुआ है कि आम व्यक्ति भी जहाज के उड़ान भर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले 11 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि सौभाग्य योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100% इच्छुक लाभार्थियों को घरों तक
बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज हम देखते हैं, जब हम हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, 2014 से पहले क्या स्थिति थी? 2014 से पहले खाली जनसभाओं के अंदर मंचों पे खड़े होकर के ये बातें कही जाती थी कि हमें वोट दें, 24 घंटे बिजली देंगे। वोट लेकर के ध्यान नहीं रखता था, भूल जाते थे। लोग मंजा ठाकर घूमते रहते थे, इस पेड़ के नीचे जाए, उस पेड़ के नीचे जाए, सारी रात अंदर गर्मा नहीं पड़ सका थे, मच्छर खा लेते, बाहर पड़े रहते गलिया में, छत के ऊपर पड़े रहा। बरसात आ जाती, बुरा हाल हो जाता, मंजा ठाकर अंदर गर्मा चले जाते। ये हालात थे, ये कांग्रेस के समय की हालात है। तो अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा के अंदर इन 11 वर्षों के अंदर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हरियाणा का सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश के अंदर बिजली के सुदृढ़ीकरण का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मजबूत हुआ है। आज हरियाणा को 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था, आयुष्मान वय वंदन योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, कि जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट आ जाता है, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई परिवार के बच्चे बाहर होते थे या इलाज नहीं करा पाते थे, उनकी चिंता नहीं कोई कर पाता था। परंतु 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों की चिंता इन 11 वर्षों में अगर किसी ने की है, दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के तहत अब तक 58 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण, 2,67,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का 486 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर सरकार द्वारा खर्च किया गया, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। ये अभी जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसके अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला था, और उससे पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसके संकल्प पत्र में हमने डाला था कि उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी। उसके तहत 496 करोड़ रुपए का उनका इलाज कराने का पैसा वो सरकार ने दिया है। ये भी हमने इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही सशक्त भारत है, यही मजबूत भारत है। इन 11 वर्षों की एक कहानी है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। ये बातें नहीं है, ये व्यक्ति को लाभ मिला है, व्यक्ति को योजना के साथ जोड़ करके उसको सशक्त और मजबूत किया गया है। अगर हम देखें भारत के अंदर इन्हीं 11 वर्षों में भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन बनाई गई और देश के अंदर समय रहते 220 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में लगाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि ई संजीवनी के जरिए अनुभवी डॉक्टरों द्वारा 37 करोड़ से अधिक टेली परामर्श भी वो दिए गए। घर बैठे ही व्यक्ति डॉक्टर से अपनी बीमारी बता करके वो दवाई ले सकता है। ये 37 करोड़ लोगों ने टेली परामर्श के माध्यम से इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद 1500 से अधिक निरर्थक व पुराने केंद्रीय कानूनों को भी निरस्त किया है और उनको समाप्त किया है। हम देखते हैं पिछले 11 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक क्रांति देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हम सब जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माला व सागर माला जैसी परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव देश के अंदर लाने का काम किया है, जिसका देश के हर नागरिक को लाभ मिल रहा है। हम ये भी देखते हैं कि देश में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित
वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस वे, रीजनल एयर कनेक्टिविटी में विकास अब कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखता है। इन 11 वर्षों की ये कहानी है। नहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी, घोषणा कर देते थे, इलेक्शन में चले जाते थे, कहा भाई घोषणाओं की लोग वोट देते थे, भाई ये सड़क बनाएगी। इलेक्शन निकल जाता था, अगला इलेक्शन आ जाता था, फिर याद आता था भी ये घोषणा करके गए थे, फिर उसको बोलते थे, कहा भाई 2-1 ट्रालियां मिट्टी की डाल दे, लोग फिर राजी हो जाते, कहा भाई सड़क बननी शुरू होगी, फिर वोट दे देते थे, वोट देकर फिर भूल जाते, फिर ध्यान नहीं रहता था, फिर इलेक्शन निकल जाता था, फिर अगला इलेक्शन आता था, फिर याद आता था भी सड़क की घोषणा हुई, फिर बोलते थे, किसी व्यक्ति को कहा एक जाके रोड़े की ट्राली गिरा, रोड़े की ट्राली गिर देता, लोगों को फिर विश्वास जमता था कि भाई तो रोड़ा आ गया, सड़क बनेगी, परंतु फिर नहीं बनती थी। ये हालात थे, ये पूर्व की सरकारों में हालात थे, और ये सत्य है जो बात मैं बोल रहा हूं। वोट ले जाते थे, आज बदलता भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जो कहा है उसको चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध समय से उसको पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 11 वर्षों में किया है। मुझे खुशी है कि जिसकी मैंने चर्चा की है कि देश में 136 जो विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेन वो शुरू की जा चुकी हैं। पिछले 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर भी बनाए गए। 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर, जिसके ऊपर गति से ट्रेन वो चल सकेगी, समय गति से उसको तय कर पाएगी। हम देखते हैं चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, इस तरफ भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़े कदम उठाए हैं, ठोस कदम उठाए हैं। हम अगर बात करें 2018 में गोवर्धन योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, और इस योजना से किसानों को गोबर, कूड़े के निपटारे और उससे आय के अवसर भी खड़े होंगे। गोबर, खेती के अवशेषों व दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और मुझे खुशी है कि इस बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने का प्रावधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन 11 वर्षों के अंदर देश गति से आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 अप्रैल को अभी यमुनानगर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की जो 90 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा आएगा, उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हरियाणा के अंदर यमुनानगर में रखी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बिहार में कोसी रेल महासेतु, केरल में कोलम बाईपास परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील रेल सह सड़क पुल, अटल सुरंग, दिल्ली के आसपास ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे जैसी परियोजनाएं पूर्व की सरकारों में 2 दशकों से लेकर के 5 दशकों तक ये अटकी पड़ी थी, खाली घोषणाएं हुई थी, काम नहीं हुए थे, उनके ऊपर कोई कार्य भी नहीं हुआ था। इन सभी परियोजनाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर के इन्हीं 11 वर्षों के अंदर उनको पूरा किया है। आज देश को उसका लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया है, जो आज एक जन आंदोलन बन चुका है। मेक इन इंडिया पहल के तहत हमारा देश रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना है। ये हम सब देख रहे हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर गति से बन रहा है। मुझे खुशी है
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। किसान का कल्याण हो, औद्योगिक विकास हो, खिलाड़ियों का सम्मान हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, हरियाणा का हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं और राज्य को अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप नई पहलें भी हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा से विशेष लगाव भी है। हम सब जानते हैं, हरियाणा का जन जन जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से विशेष प्यार करते हैं, उनका विशेष लगाव है। और मुझे खुशी है कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 बार हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर वो पधारे हैं। 14 बार आए हैं 11 वर्षों के अंदर। हर बार उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात वो इस पवित्र भूमि से दी है। हमारे तीसरे कार्यकाल में वे 3 बार हरियाणा में आ चुके हैं। तीसरे कार्यकाल में 3 बार आ चुके हैं। हम सबको मालूम है, सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो जो बीमा सखी योजना पानीपत में उन्होंने लॉन्च किया था, 3 बार वो यहाँ आ चुके हैं। मुझे ये भी खुशी है आप सबसे ये बात शेयर करते हुए कि इन दौरों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए जो बीमा सखी की मैंने अभी चर्चा की है उसका शुभारंभ किया। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और इसी दिन हम सब ये भी जानते हैं कि हिसार के अंदर हरियाणा के पहले एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का भवन का टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और उस दिन उन्होंने हिसार से अयोध्या को जोड़ने वाली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखा करके उसका शुभारंभ किया। और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमें गर्व है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज भगवान श्री राम की भूमि जुड़ रही है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। इससे पहले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री हरियाणा के अंदर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक और रोहतक महम रेलवे लाइन, झज्जर में स्थित एम्स के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं भी हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में दी हैं। मुझे खुशी है ये देश का जो रोहतक के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना है, दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जिसका शीघ्र ही उद्घाटन होगा हमारे कुरुक्षेत्र में बनकर के तैयार हो गया है, जो 5 कुरुक्षेत्र के फाटकों को खत्म करेगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी, गर्व और गौरव की बात है, बनाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। इनमें 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने के बाद प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिस जिले को 4 लाइनिंग रोड से टच न किया गया हो, जिसकी कनेक्टिविटी
राष्ट्रीय राजमार्ग से न हो, उसकी कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। लोगों के जीवन को सरल और सुगम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर बनाया गया है। हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जोड़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे पर यातायात वो शुरू हुआ है, जिससे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इससे दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है। जब से ये केजीपी और केएमपी बना है, दिल्ली के ऊपर यातायात का दबाव कम हुआ है और हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है 11 वर्ष केवल यह एक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह अमृत काल उस स्वर्णिम काल की नींव रखेगा जहां भारत ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। आज जब हम मोदी सरकार के 11 सफल वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, तो यह अवसर हमें उन अनगिनत कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों और सबसे महत्वपूर्ण भारत की 140 करोड़ जनता के प्रति हम आभार भी ज्ञापित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके सहयोग से और विश्वास के बिना यह यात्रा संभव नहीं हो सकती थी। मैं आमजन से ये अपील भी करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों को मजबूत करें, उनको सशक्त करें। उनके नेतृत्व में एक नए सशक्त, समृद्ध और गौरवशाली भारत का निर्माण अपने सक्रिय योगदान से करें। अब जब हम मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर खुशी मना रहे हैं, तो यह सिर्फ एक सरकार की सफलता का उत्सव नहीं है, यह भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति और आकांक्षाओं का ये एक विजन है, जिन्होंने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारत और भी तेज गति से प्रगति करेगा और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा, विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप भारत छोड़ेगा, हमें ये पूरा विश्वास है। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मैं उनकी कामना करता हूं। वो इसी प्रकार से भारत को विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ाते रहें। देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, सहयोग निरंतर नरेंद्र मोदी जी के साथ बना हुआ है और उनके नेतृत्व में ये भारत, ये विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये जो मैंने आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके बीच में ये बात रखी है, क्योंकि और बहुत सारे काम ऐसे हैं, ये प्रमुख कार्य मैंने आपके बीच में रखे हैं और इसको हमने एक बुकलेट के रूप में भी आप तक पहुंचाया है कि आप इसके अंदर देखिए। जब आज की प्रेस है, इससे अलग भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी मैं चर्चा आपके बीच में नहीं कर पाया। अगर इनकी मैं चर्चा करूं, जितने काम ये 11 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, बड़ा लंबा समय लग जाएगा। और अभी कोई सवाल है? आप सबका
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अगर साथियों का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल ले सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचकुला से खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर की है ये प्रेस वार्ता। पीएम मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली 11 वर्ष पूरे हुए। सीएम सैनी ने कहा, 11 सालों की चर्चा देश का हर नागरिक कर रहा है। हम 11 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। सूबे के सीएम सैनी की हर बड़ी बात यहां कोट अनकोट करके आपको बता रहे हैं। पंचकुला से खबर, सीएम सैनी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्सव राष्ट्र निर्माण की स्वर्णिम गाथा भी है। 2014 से पहले देश में भय का माहौल था। सीएम ने कहा, 2014 से पहले बस घोटाले की चर्चा होती थी। देश में विकास की गति पिछले 11 वर्षों में बनी हुई है। पहले भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का था बोलबाला। आज विकास को लेकर काम किया जा रहा है। 11 वर्षों के बाद अर्थव्यवस्था आज चौथे स्थान पर आई है। दुनिया में हम 4 बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे